फजील अहमद साहब हमारे साथ अटैच हो चुके हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ तमाम नाज़रीन की जानिब से भी और जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी। मैं कहूँगा कि फजील अहमद साहब हमारे साथ आ चुके हैं, तो बजाए इसके कि मैं तफ़सीली गुफ्तगू करूँ, फजील साहब से बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो आज हकीकत में देखा जाए इज़राइल के जो हालात हैं, उनको देखते हुए यही कहा जाएगा कि सवाल यही पैदा होता है कि क्या नेतन्याहू वाक़ई सेकंड जो फ़ेस है सीज़फायर का, उसके फैसले से भाग रहे हैं या क्या चाहते हैं? इस बारे में आप इंकिशाफ करिए। देखिए, नेतन्याहू पूरी तरह से जो चाह रहे, शुरू से जो उनकी था कि भाई हमको फ़िलिस्तीन को अलग राष्ट्र नहीं बनाने देना है। हुँ, बीच-बीच में पूरी दुनिया एक होती गई और कोई न कोई अड़ंगेबाज़ी वो करते रहते हैं। अब हुँ, वो कह रहे हैं कि हम जो बीच का हिस्सा है मतलब फ़िलिस्तीन, गज़ा और वेस्ट बैंक के बीच का जो हिस्सा है, हुँ, वो हम नहीं देंगे। और उससे भी बड़ी बात ये है कि गोलान हाइट पर भी वो जो ट्रम्प ने कहा था कि गोलान हाइट हुँ, सीरिया का हिस्सा है, उसको वापस कर दिया जाए। उससे भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि गोलान हाइट भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब ट्रम्प सचमुच जो बात करते हैं वो है या मुँह देख के बात करते हैं? उधर सीरिया के अल-शुरा से कह दिया कि आप गोलान हाइट आपका है और आप उसके मालिक हो। उधर नेतन्याहू बार-बार यही बोल रहे हैं कि हम गोलान हाइट भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जंग की हुँ, तैयारी हो रही है और जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रेसिडेंट ने और इज़राइल के अंदर ये बात उठ रही है कि भई आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे, तो आपको माफ़ी मिल जाएगी कोर्ट से, तो वो भी हुँ, नहीं छोड़ेंगे। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा देश नाराज़, पूरी दुनिया नाराज़। हुँ, अंदरूनी देश के अंदर से भी आवाज़ें बहुत उठ रही हैं। लेकिन चूँकि जी। अभी पावर में है इसलिए वो पावर बोल रहा है। अब एक बात दूसरी बात जो मैंने कहा था आपसे कि अगर लड़ना है तो यूक्रेन में अमेरिका से क्यों लड़ना है? ये अमेरिका में जाके लड़ लेना है। एक हुँ, खबर आपने हुँ, सुनी होगी कि वेनेजुएला अमेरिका से हुँ, लड़ने की तैयारी कर रहा है। जी। उसने कई हज़ार सैनिकों की भर्ती की जी, और 2 लाख उसके पास रिज़र्व सैनिक है और वो पैदल सेना से लड़ना चाहते हैं। उनको कहीं से हुँ, ये पूरी जानकारी है कि अमेरिका पैदल सेना से नहीं लड़ सकता, उसके पास हवाई हुँ, हमला चाहे जितना कर ले। और हुँ, हुँ, बाकायदा इस बात की तैयारी हो रही है कि हमें पैदल ही लड़ाई लड़ना है। उसने कई लाख जो है सैनिक भर्ती किए, पहले से भी उसके पास हैं और पूरी तैयारी उसकी पैदल सेना है। तो ये सब चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, ट्रम्प का चेहरा भी बेनकाब हो रहा है। चोर से कहो चोरी हुँ, कर लो, साह से कहो पकड़ लो, वही चल रहा है। हुँ, नेतन्याहू से कह हुँ, देते होंगे कि अरे तुमको जो करना है करो, हम क्या बोलते हैं वो छोड़ दो। नहीं तो ट्रम्प के बोलने से गोलान हाइट तो खाली कर देना चाहिए। गोलान हाइट के लिए तो ट्रम्प ने बेशक। खुल के बोला कि गोलान हाइट जो है सीरिया का हिस्सा है। फिर क्यों नहीं हुँ। छोड़ते उसको? ये सब बातें हैं, ये चल रही हैं, देखिए आगे क्या होता है। हाँ, क्योंकि आपने सही कहा वेनेज़ुएला का जो मसला है सन 2006 से जब क्या नाम था उनका? शावेज़ नाम था उनके राष्ट्रपति का तो जिनको मार दिया गया। तो हुँ, बड़ा मसला चल रहा था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ट्रम्प कहीं न कहीं अपने जो है अब जिस मसले में फँसे हुए हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक है। और आप सही कह रहे हैं इस तरह से कि अभी तक गोलान हाइट्स की बात हुई थी। अच्छा इसमें एक ये भी बयान आया था नेतन्याहू का कि ट्रम्प से मुलाकात अब होगी उनके दिसंबर लास्ट में और वहीं पे सीज़फायर सेकंड फेज़ पहले तो बात यही है कि फर्स्ट फेज़ खत्म ही नहीं हुआ, उसके बाद सेकंड फेज़ की बात आ रही है। तो ये फर्स्ट सेकंड फेज़ में क्या अंतर है वो ज़रा-सा नाज़रीन को बता दीजिए? कोई अंतर नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, केवल जी। उलझाने, अटकाने और भटकाने जो हम लोग के इंडिया में टीवी पे चलता है ना, अटकाने और हुँ, भटकाने की बात, कुछ भी नहीं है। सीधा फ़िलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने की दुनिया यूएन पास कर चुका है। अब हुँ, सीधे इस पर बात होनी चाहिए कि फ़िलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाना। बाकी कोई बात होती है तो वो सिर्फ़ बातें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और हुँ, सीज़फायर फर्स्ट सेकंड क्या करेंगे? वो फर्स्ट जब से लड़ाई शुरू हुई, कोई भी सीज़फायर को जी। नेतन्याहू मानते हैं क्या? आज मा सीज़फायर मानी मानते हैं, कल तोड़ देते हैं। इसमें एक जी। सवाल ये भी था, ज़ाहिर-सी बात है कि इतनी कंडीशन उनकी ऐसी खराब हो रही है
इज़राइल की जो अपनी जनता है, वो उनके साथ नाराज़ है, तो अव्वल क्यों नाराज़ है? पहला सवाल ये है। और दूसरा उसी में जुड़ा हुआ सवाल ये है कि उनका कहना ये है, उनका हंगामा करना ये है, एहतजाज कर रहे हैं वो लोग कि अब नेतन्याहू को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में क्या आपका तज्ज़िया है? देखिए, नाराज़ होने की वजह है, इज़राइली बिज़नेस क्लास के लोग हैं, वो लोग शांति हुँ, से बिज़नेस क्लास का आदमी लड़ना-भिड़ना नहीं चाहता है। वो लोग शांति से जी रहे थे, अच्छी-खासी ज़िंदगी चल रही थी। बेवजह लड़ाई छेड़ करके इन्होंने गज़ा को भी बर्बाद किया, फ़िलिस्तीन को भी तबाह किया और इज़राइल भी तबाह हुआ। ऐसा थोड़ी है कि इज़राइल के लोग बहुत चैन से बैठे हैं। हर रोज़ हुँ, लगातार इज़राइल से लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में इज़राइल छोड़ के जा रहे हैं। आज भी वो सिलसिला जारी है। तो यही बात तो अब कोई अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो इतनी आसानी से तो नहीं जाता है या उसको इतनी आसानी से नहीं तो जाता है, सही। नहीं जा सकता अपनी पूरी चीज़, प्रॉपर्टी और तमाम बिज़नेस, तमाम घर, कौन लेगा इस वक़्त? जहाँ सब लोग छोड़ के जाने ही वाले हैं, फिर खरीदेगा कौन हुँ, उनको? तो ऐसी स्थिति में सही बात। परेशानी तो होती है और बेवजह का झगड़ा ये लोगों ने अपने ऊपर ले लिया। कोई मतलब ही नहीं था, फिलिस्तीन अलग था, इज़राइल अलग था। उन दोनों का जो एक कूटनीतिक हल निकालना चाहिए था, लेकिन अकड़ थी नेतन्याहू के अंदर, अहंकार था, रावण का अहंकार, कि वो खत्म ही नहीं हो रहा था, आज भी नहीं खत्म हो रहा है। आज भी नेतन्या और इज़राइल के लोग कह रहे हैं कि उनके राष्ट्रपति की तरफ से ये प्रपोज़ल आया है कि आप पद छोड़ दो तो माफ़ी मिल जाएगी आप। अब सोचिए हुँ, कि गवर्नमेंट की उनके अपने अंदर कंट्री के अंदर उनसे इस तरह के जी। मतलब ऐसे शर्त रखी जा रही है कि आप पद छोड़ दो, आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो क्या इसका समझिए कि इज़राइल की जनता क्या चाहती है। ये बहुत बड़ी बात हुँ, है। नेतन्याहू जो है वो पद भी नहीं छोड़ेंगे और कोई काम भी नहीं करेंगे और खुद जब बम्बार्डमेंट होता है, ईरान जब मिसाइल चलाता है तो अमेरिका भाग के छिप जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और उनका बेटा अमेरिका में है, बाकी लोग आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। सबके बेटे हैं ना। हुँ, हुँ। तो आप तो रूल्स को खुद ही तोड़ रहे हैं। आपका भी बेटा आके फ़ौज में लड़ाई लड़ना चाहिए ना उसको जा कर के। वो तो अमेरिका में आराम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो कंट्री के लोग देखते हैं ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी। मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक की जो हिस्ट्री है, उसके हिसाब से ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसके लिए एहतजाज ये हो रहा है कि तुम अब सीट छोड़ो और जो है हुँ, हुँ। गिरफ्तार हो जाओ। बहरहाल अब थोड़ा-सा रुख करते हैं अरब कंट्रीज़ की तरफ कि उधर एक मिस्र ने इज़राइल को आँखें दिखाते हुए कहा था, अभी 2 1 दिन पहले कि रफ़ा बॉर्डर पर किसी भी तरह के फ़िलिस्तीनियों पर ज़ुल्म जो हो रहा था, उनको रोका जाए और किसी भी मुल्क को ये हमको इख्तियार नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क की सरकार पे हम हाथ डालें। फ़िलिस्तीनियों को खुद तैयार करना होगा अपनी सरकार और किसी भी हालत में उनको बनाना होगा। अगर इस दरमियान में इज़राइल या कोई भी देश मदाखलत करता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मिस्र होगा। तो ये एक बड़ा बयान आया कल-परसों के उसमें। इसी सिलसिले से एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको लगता है कि मिस्र की जो चेतावनी है, उससे क्या इज़राइल के लिए देखा जाए तो अरब दुनिया से सबसे पहली जो रुकावट बनेगी, वो आपका मिस्र ही बनेगा क्या? क्या लगता है आपको? देखिए ये लोग कुछ-कुछ बीच-बीच में बोलते रहते हैं अपनी आवाम को सैटिस्फाइड हुँ, करने के लिए। क्योंकि पूरी हुँ, हुँ, दुनिया का मुसलमान कम से कम इतना तो आवाज़ फ़िलिस्तीन के लिए हर जगह से उठ रही है। ये हुँ, लोग उस चीज़ को जब भाँपते हैं तो कुछ-कुछ बीच में बोल देते हैं। लेकिन जो अमेरिकी परस्ती जो इनके दिमाग में बैठ चुकी है ना इतने साल से जो ये लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हुँ, हैं, हुँ, 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 ये हुँ, लोग अंदर से कभी भी इसके फ़िलिस्तीन के हक में नहीं है ये लोग। ये बीच-बीच में हुँ, कुछ बोल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये सिर्फ़ बातें हैं, कुछ कर नहीं सकते ये लोग। आप सोचिए कि बगल में ही मिस्र है, कभी गाज़ा में हुँ, कोई राहत सामग्री नहीं दिया। यहाँ तक कि कोई बाहर से भेजता है, वो भी तो वहाँ मदद नहीं करता है, फ़िलिस्तीन। हुँ, गाज़ा के अंदर कोई राहत सही। सामग्री जाए, मिस्र तो वही है ना। तो इसलिए हुँ, ये लोग बीच में कुछ-कुछ बोल देते हैं, लेकिन इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये आखिरी रास्ता ईरान ही है। ईरान के हुँ, अलावा कोई दूसरी रोशनी नहीं है, जहाँ से उम्मीद की जा सके कि फ़िलिस्तीन अलग देश बन सकता है। बाकी कुछ लोग बीच-बीच में जब आपने सुना था कि
अमेरिका ट्रम्प जब आने वाले थे तो अरब इतना पैसा देगा, वो इतना पैसा देगा। अब कहाँ चले गए सब लोग? किसी की आवाज़ तो अब नहीं आ रही है कि हम गज़ा को रिफ़ॉर्म करने के लिए इतना पैसा देंगे, इतना बनाएँगे, इतना मस्जिद बनाएँगे, इतना हॉस्पिटल बनाएँगे, इतना स्कूल बनाएँगे। अब तो कोई नहीं बोल रहा है। सब अमेरिका को खुश करने के लिए लोग लगे रहते हैं। अमेरिकी परस्त लोग हैं ये लोग। ये लोग फ़िलिस्तीन के पक्ष में कभी बादशाह जो जितने भी बादशाह हैं फ़िलिस्तीन के आस-पास के, ये सब लोग जी। अमेरिका से इतना अमेरिकी परस्ती में इतना बिज़ी हैं, वो लोग नहीं नाराज़ करना चाहते अमेरिका को। वो कुछ-कुछ अमेरिका जब कहता है तब कुछ बोल देते हैं। जी। आपने बात ईरान की करी तो ईरान के सिलसिले से एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि सन 1971 से ईरान का 3 जो जज़ीरे हैं उन पे मालिकाना हक था एक तरह का और उसकी तरफ कुछ एसीसी मीटिंग में कुछ मसले हल नहीं हो पा रहे थे, तो ईरान ने साफ कहा है कि उन जज़ीरों की तरफ देखने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो ईरान की अपनी प्रॉपर्टी है। इस सिलसिले से अभी जो सवाल है, वो ये है कि यूएनएससी में ईरान का सख्त बयान आया। क्या खाड़ी में आपको लगता है कि ईरान फिर से कोई नया अपना बाउंड्री या कोई लेयर अपनी बना ले, जिसके अंडर में किसी का भी आना मुमकिन नहीं होगा? नहीं, नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ उनका एक बहुत की पॉइंट है। जिस तरह हुँ, से हूती लाल सागर को ब्लॉक कर देता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अगर हुँ, ईरान ब्लॉक कर देगा, तो पूरी हुँ, दुनिया से कट जाएगा सिस्टम। हुँ, तो वो तो उनके पक्ष में है और ईरान पूरी तरह से अभी अभी ईरान की तरफ देखने का किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि इज़राइल का 12 दिन की जंग ने पूरी दुनिया की आँख खोल दी। पूरी दुनिया की तो आँख खोल दी, ईरान की सही अपनी बात है। टेरिटरी के अंदर ये कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही जो आप कह रहे थे मैं वही कहने जा रहा था, इस ईरान वक़्त की वही ईरान चल रहा है। ईरान की ताकत जो है अब दुनिया मान चुकी है। अमेरिका भी डर रहा है हुँ, ईरान से। एक दिन अमेरिका का जहाज़ आ रहा था और ईरान ने जो है उसको चेतावनी दी, 10 मिनट में वापस चला गया। तो अभी ईरान की हुँ, ताकत को दुनिया मान चुकी है और लोग उससे खौफ भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वेनेजुला की जो स्थिति है ना, वो एक नई जंग की शुरुआत है। अब अमेरिका की घेराबंदी शुरू हो गई। समझ रहे हैं आप? जो बात हम लोग आज से 2-3 महीने से कह रहे थे ना आपसे, जी, कि अमेरिका वही से शुरुआत ही है। लड़ना ज़रूरी है। अमेरिका से ही लड़ना ज़रूरी है। तो अब धीरे-धीरे वेनेजुला खड़ा हुआ, कुछ लोग और भी देखिएगा खड़े होंगे। हुँ, 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 धीरे-धीरे हुँ, हुँ। अमेरिका की घेराबंदी अब शुरू हो रही है और बहुत हद तक इज़राइल के साथ-साथ अमेरिका का भी जो है वो नुकसान होने वाला है और अब पेड़ बूढ़ा होता है तो गिरना ही होता है उसको। उसी तरह अमेरिका अब हुँ, ज़्यादा दिन दादागिरी नहीं कर सकता अपनी। जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी एक रिपोर्ट आई थी आईडीएफ की तरफ से रिपोर्ट है वो उस उनका कहना है कि हमारे इस पूरी जंग में तकरीबन 82,000 जो फौजी थे वो पूरी तरह ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट में आईडीएफ ने ये भी शाया किया है कि अब अभी तक ये चीज़ हमने मंज़र-ए-आम पे हम नहीं लेके आए थे, अब हम उसको लेके आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या आपको वजह लगती है कि अब जाके जहाँ भई 60-70,000 लोग मार दिए गए, वहाँ 82,000 ज़ख्मी हुए हैं और इसीलिए वो तैयार भी नहीं हो रहे हैं जंग में जाने के लिए। तो और उसपे अभी ये तो कहना है कि अभी हम फिर से शाया कर रहे हैं। जी, आप बताइए? अभी वो बहुत कम दिखा रहे हैं। ये तो मैंने जी। 6 महीना पहले बता दिया था कि 80,000 से ज़्यादा गायब हैं सैनिक इज़राइल के। आईडीएफ के जवान गायब हैं 80,000 से ज़्यादा। कितने मर गए, कितने घायल हैं, अभी तो कोई डाटा ही नहीं इनके पास। हुँ, ये हुँ। तो कोई डाटा नहीं है, तो आज भी अभी कम बता रहे हैं ये लोग। इस वक़्त उनके इज़राइल के पास ये कुव्वत नहीं है कि वो अपनी पैदल सेना को कहीं भी उतार सके। सिर्फ़ हवाई हमला करता है और कुछ नहीं। तो हवाई हमले के लिए तो बिल्कुल। 10, 20, 50 सैनिक ही काफ़ी हैं। लेकिन जी, ग्राउंड जी। बैटल पे जाने के लिए उनके पास फ़ोर्स नहीं है, ये सच्चाई है। जी। अच्छा, अभी इटली में इज़राइल के जहाज़ को घेरना हुआ था, तो एक बड़ा हंगामा हुआ जब वो इज़राइल का जहाज़ पहुँचा कि वहाँ की औरतों ने ख़ास तौर से घेर लिया इज़राइल के जहाज़ को और उनके लिए बहुत बुरा-भला कहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या यूरोप भी अब इज़राइल से दूरी बना रहा है धीमे-धीमे? नहीं, वो तो पहले से ही बना चूँ जब सारे लोग ने मिल कर के फ़िलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए यूएन में वोट कर दिया। तो अब इससे बड़ा हुँ, प्रमाण और क्या हो सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात है ना।
पूरे दुनिया में अमेरिका और इज़राइल को छोड़ के, बाकी सबने तो हुँ, फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। तो जब वोट कर दिया है तो धीरे-धीरे उनके साथ भी आएँगे। पूरी दुनिया के लोग फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की के हालात को देख रहे हैं। लोगों में नाराज़गी है कि इस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, जहाँ औरतें और बच्चों पर हमला हो रहा है, बुजुर्गों पे हमला हो रहा है। आज भी एक हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल पे हमला किया आज इज़राइल ने। तो वो अपना काम करते रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्रूरता जो है ना, क्रूर हैं लोग, जी। कानून को नहीं मानते। अभी एक रिपोर्ट और थी हमारे पास जो बड़ी वैसी थी, क्योंकि सीरिया ने एक तंज़ किया है कि अब नेतन्याहू को भूतों से लड़ने की आदत हो गई है। ये बड़ा अभी चर्चा में है थोड़ा-सा कि भूतों से उनका जो भूतों से लड़ने की आदत है, अच्छा क्योंकि वो भूतों से। जहाँ का बयान हाँ, जहाँ वो बयान देते हैं अपना लड़ाई की बात करते हैं, वहाँ पे वो लोग होते नहीं जिनसे लड़ने की बात हो रही है। और इसीलिए आईडीएफ के ज़्यादातर लोग जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। बहरहाल वो एक अपना बयान था। तो इस सिलसिले में सीरिया का जो तंज़ है, क्या इज़राइल खुद को जंग में फँसाकर अकेला पड़ चुका है पूरी तरह या फिर सीरिया का साथ उसको फिर कभी मिलेगा वक़्त में? नहीं, अभी तो सीरिया का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सीरिया के साथ गोलान हाइट को लेके तो कन उनका उनको टकराव है ही और हुँ, अल-शुरा अगर वहाँ जा रहा है, तो अमेरिका जा रहा है, तो ओआईसी की बैठक में भी जा रहे हैं। तो सब हुँ, लोग मिल-जुल के काम कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ हैं इज़राइल कि अल-शुरा का किया जाए? क्योंकि बड़ी उम्मीद थी अल-शुरा से, जी, जिस तरह से उनको वहाँ जगह मिल गई। इज़राइल ये नहीं चाहता था कि वो राष्ट्रपति बन जाए। इज़राइल तो ये चाह रहा था कि हुँ, लड़ाई शिद्दत की हो और दोनों में लड़ाई हो, हम साथ दें और गज़ा की लड़ाई शिफ्ट कर दिया जाए सीरिया के ऊपर। लेकिन वो ईरान और रूस की हुँ, चालाकी से वो मामला बदल गया। वो लड़ाई हुई ही नहीं। वहाँ तो आसानी से हुँ, उनको जगह दे दी गई कि भाई ठीक है, आप आ जाओ। तो इज़राइल फँसा हुआ है अल-शुरा को लेकर के। अमेरिका भी फँसा हुआ है। इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अल-शुरा का किया जाए। क्योंकि स्ट्रेटेजिक भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है ना सीरिया की, जी, बहुत इम्पोर्टेंट है इस फिलिस्तीन और इज़राइल की लड़ाई में। एक तो हिज़बुल्लाह को सप्लाई वहाँ से मिलती है, सीरिया के माध्यम से हुँ, ईरान की। हुँ, वो ही लोग हुँ, चाहते हुँ, थे कि किसी तरह रुक जाए, वो नहीं रुकी। उसके बाद चाहते थे कि सीरिया ईरान पर हमला कर दे क्योंकि बगल का है उसके, वो भी नहीं हुआ। हुँ, तो सारी तरफ से जो इन लोगों की जो प्लानिंग थी कि गज़ा की लड़ाई को हम सीरिया शिफ्ट कर दें, समझ रहे हुँ, हैं आप? सीरिया वर्सेस ईरान, हुँ। ये चाहते थे और हम पीछे हाँ, सपोर्ट करें। आपस में। लेकिन हो गया हुँ, सब हुँ, उल्टा। रूस और ईरान की चालाकी ने जो है बशर असद को हटा दिया, अल-शुरा को आने दिया अंदर। इनकी सारी हुँ। चालाकी खत्म हो गई। ये अब समय समय की बात होती है सब। जी, मतलब यूँ यूँ कहा जाए कि एक बहुत बड़ी सियासत इनके साथ हो गई, जो ये खुद नहीं पूरी समझ हो पाए। गई। हाँ, नेतन्याहू का टाइम खराब चल रहा है अभी। सही कह रहे हैं। अभी एक ये भी था कि वहाँ मेंटल ट्रॉमा जो है काफ़ी जा रहे हैं लोग। आईडीएफ में आत्महत्या के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फौजियों का ट्रॉमा में जाना, डिप्रेशन में जाना और थकान तो है ही ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन वो लोग आत्महत्या जो कर रहे हैं, सवाल ये है लोगों का कि ऐसा गाज़ा में उन्होंने क्या देख लिया या क्या किया है जिसकी बिना पे उनके साथ ये हालात बन रहे हैं? नहीं, वहाँ के लोग उनको जो लड़ना नहीं चाह रहे ना, उनकी ट्रेनिंग भी उस हुँ, तरह की नहीं है। गोरिल्ला वार को वो हुँ, नहीं फेस कर पा रहे। ट्रेनिंग उनकी नहीं है। ग्राउंड बैटल पे लड़ाई लड़ने का जो एक ट्रेनिंग होती है ना सोल्जर्स को, वो आईडीएफ के पास हुँ, नहीं है। इन लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी टफ लड़ाई में जाना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, पिछले 30-35 साल से इन लोगों ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, आई इज़राइल नहीं ने। लड़ी। इतनी बड़ी लड़ाई कोई नहीं लड़ी। तो कभी भी इज़राइली सोल्जर्स जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उनके दिमाग हुँ, में ये बात थी ही नहीं कि कभी हमें इतनी टफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज इतनी टफ लड़ाई है ना यहाँ पे, ग्राउंड बैटल पे ये लोग गज़ा में घुसे तो मारे गए, हथियार पकड़ गए, हुँ, फौजी सब कैप्ट हो गए उनके। तो ये जो है, उनको उम्मीद नहीं थी। उनकी लड़ाई कैसे वेनेज़ुएला कह रहा है कि हम हवाई हमला से नहीं हमको ज़मीनी लड़ाई लड़ना है।
क्योंकि ये अब कमजोरी समझ चुका है। वेनेजुला हाँ, या जो ये भी अमेरिका से या इज़राइल से लड़ना चाहता है, उसको इनकी कमजोरी पता है कि ये लोग ग्राउंड बैटल से नहीं जीत सकते। कितना मारेंगे मिसाइल? अगर मान लीजिए लड़ाई दोनों के पक्ष में हो रही है, कोई मिसाइल मारेंगे तो उसमें तो अमेरिकी सोल्जर भी मर जाएगा ना, क्योंकि बम थोड़ी हुँ, पहचानता है कि ये अमेरिकी है कि वेनेजुला का है। इसी तरह सही कह से रहे हैं। हमास के साथ और अगर इज़राइल आईडीएफ के सोल्जर्स लड़ रहे हैं और उनके ऊपर ऊपर से कोई बम गिरा दे, तो उस बम से तो वो भी घायल हो सकते हैं ना, आईडीएफ के सैनिक भी तो घायल हो सकते हैं। क्योंकि बम गिरेगा तो वो 100%। थोड़ी पहचान रहा है कि आईडीएफ के सैनिक कौन है और हमास के सैनिक कौन है। वो तो उसकी चपेट में जो आएगा सब जाएगा। तो ग्राउंड बैटल जो है, अब दुनिया के लोग समझ चुके हैं कि अमेरिका, इज़राइल, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये लोग ग्राउंड बैटल पे फेल हैं। इनकी ट्रेनिंग उस हुँ, तरह की नहीं है और अब टाइम नहीं है ट्रेनिंग देने का। वक़्त क्योंकि वो खत्म है। ट्रेनिंग देंगे ना, एक तो इज़राइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे हर आदमी को सैनिक माना जाता है। हुँ, अब वहाँ पे 65 साल, 70 साल के बुजुर्गों को राइफल दे कर के भेजा जा रहा है कि तुम गज़ा में जंग में लड़ो। सोचिए कि किस लेवल पे उनके यहाँ क्राइसिस है सोल्जर्स की। हुँ, इतना हुँ, क्राइसिस है कि बुजुर्ग लोगों को हथियार दे करके कहा जा रहा है कि तुम लोग जाओ। हुँ, जो आदमी खुद से चल नहीं सकता, वो उसको नाती-पोता पकड़ के ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। उसका नाम आ जा रहा है तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है कि तुमको लड़ाई लड़ना है। ये लो असॉल्ट राइफल पकड़ो और निकल लाओ गाज़ा चले जाओ। अब बताइए कि वहाँ वो लोग सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हुँ, ना तो आप जीने दे रहे, ना मरने दे रहे। आप चैन से रहने नहीं दे रहे। खुद का बेटा नेतन्याहू का अमेरिका में है और दूसरे यहूदी का बेटा जो है उसको बुला करके सेना में भेजा जा रहा है कि तुम जाके लड़ाई लड़ो, मर जाओ। जो परिवार 5 लाख लोग हमेशा नेतन्याहू के सामने हर रोज़ रहते हैं। वो लोग यही हुँ, माँग करते हैं कि भाई हमारे बच्चों का क्या हुआ? जो लोग लड़ रहे हैं वो ज़िंदा हैं, मर गए हैं, कहाँ हैं? कुछ तो बताओ, इतने साल से मेरा उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरा। यही तो डिमांड कर रहे हैं वो लोग। तो बाहरी मोर्चों पर फेल, घरेलू मोर्चों पर फेल, नेतन्याहू तो हर रास्ते पे फेल है ना। इसलिए वहाँ से आवाज़ उठ रही है कि भाई नेतन्याहू का क्या करना है? हटाओ इनको यहाँ से। जी। अच्छा वो कुर्सी छोड़ने को तैयार है नहीं। नहीं, नहीं, कुर्सी तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि अब नेतन्याहू की कुर्सी इन हालात में बच पाएगी या आने वाले वक़्त में यही कंडीशन रहेगी जब तक आखिरी कोई मुद्दा नहीं सामने आ जाता? देखिए, लोकतंत्र मैं बार-बार कहता हूँ कि लोकतंत्र दुनिया के सबसे खराब दौर से गुज़र रहा है। हुँ, हर पूरी दुनिया का यही हाल है। जो लोग गवर्नमेंट में आ गए, वो लोग डेमोक्रेसी में अपोज़िशंस को खत्म कर रहे हैं। हुँ, इज़राइल में भी वही हुआ। अपोज़िशन नहीं अगर वो स्ट्रॉन्ग होता ना, तो नेतन्याहू कब के जा चुके होते। हुँ, लेकिन अपोज़िशन है नहीं और पब्लिक के अंदर इतनी दम नहीं होती है कि वो किसी को हटा सके। तो क्रांति-वारांति तो वहाँ होगी नहीं क्योंकि बिज़नेस क्लास के लोग हैं। और युद्ध के दौरान जो है, हमेशा लोगों की हमदर्दी गवर्नमेंट के साथ होती है। तो अभी हुँ, तो नेतन्याहू युद्ध में है, वो बार-बार यही कहते हैं कि भाई अभी युद्ध के दौरान और उनको पूरा पावर भी दे दिया गया है युद्ध लड़ने का। इसलिए जो है अभी नेतन्याहू नहीं हटेंगे और वहाँ के अपोज़िशन में भी ये ताकत नहीं है कि वो हटा सकता है। देखिए क्या होता है, अब या तो कुछ ऐसा हो बांग्लादेश जैसा, तब कुछ हुँ। समझा जा सकता है या श्रीलंका जैसे हो जाए, तब कुछ समझा जा सकता है। लेकिन उम्मीद बहुत कम है। जी। नहीं, आपको क्यों ल मैं इसी बात पे मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। आपने उस पे एक पॉइंट दे दिया कि उम्मीद बहुत कम है कि वहाँ पे बस सिर्फ़ यही फ़र्क है कि वहाँ वो लोग एजुकेटेड कहिए या सोफिस्टिकेटेड कहिए, जिस टाइप के भी लोग हैं, इसलिए आपको लगता है। वरना मुझे तो लगता है कि इसकी खाली आखिरी जो इसकी हालात बनने वाले हैं, ज्वालामुखी अंदर-अंदर मतलब सुलग रहा है। तो जो हालात हैं उन पे तो अभी तक खाना-जंगी हो जानी चाहिए थी। आपको क्या नहीं लगता है देखिए, कि मतलब क्यों नहीं? बंदूक का पहरा है, समझ रहे हैं आप? हुँ, जो बिज़नेस क्लास के लोग हैं और एलीट क्लास होता है, जो सुविधा संपन्न होते हैं, जिनके पास बेसिक नीड की ज़रूरत नहीं होती। वो नहीं लोग होती है। जल्दी उलझना नहीं चाहते किसी से। जैसे चल रहा हुँ, है ठीक है और वहाँ पे परिस्थितियाँ इतनी खराब हैं कि अपोज़िशन कोई है नहीं।
कोई भी हुँ, काम तो लीडर ही करता है ना, चाहे अपोज़िशन हो या सत्ता पक्ष हो। तो और इन्होंने जो है अपना जो सबसे खराब काम किया कि एक बिल लाए वो जुडिशरी के खिलाफ, हुँ, तभी से हुँ, मामला शुरू हुआ। तो उनके खिलाफ कोर्ट भी है, जुडिशरी भी पूरी तरह से खिलाफ है उनके। और खिलाफ भी क्या कर सकते हैं जब इतने दिन से वारंट होने के बावजूद भी उनको अभी तक कोर्ट प्रोसीजर में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि उनको युद्ध का बहाना मिल जाता है कि हम युद्ध में हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी इस तरह के चांसेस बहुत कम है कि उनको सड़क पर उतर करके और बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बना दी जाए। इसकी उम्मीद वहाँ अभी बहुत कम है। इसलिए जो हमने कहा जैसे कि कि नहीं, आप सही कह उस रहे तरह हैं, का जैसे कि कंट्री अभी नहीं है आपने ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ क्या है नेपाल या बांग्लादेश में गरीब-अमीर सब रहते हैं। तो हुँ, हर तरह के लोग होते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ये क्रांति हमेशा गरीब लोग ही करते हैं। क्रांति कभी हुँ, अमीरों से नहीं हुई है। हमेशा गरीब लोग ही, क्योंकि हक उन्हीं का मारा जाता है। जब गरीब को ही सताया जाता है हर जगह। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे कोई गरीब है नहीं, सब तो अमीर ही हैं, सब सुविधा संपन्न हैं। अब जब उनके बिज़नेस पे सुपर बाज़ार खाली है, कई-कई दिन पेट्रोल पंप सूख जा रहे हैं, लोगों का बिज़नेस व्यापार बंद है, कोई घर से निकलता नहीं है। टाइम-टाइम से लोग निकलते हैं, फिर घर के अंदर हो जाते हैं। तो और हर हुँ, रोज़ सायरन बजते हैं। या पिछले 3 साल से यही चल रहा है ना, हर रोज़ सायरन बज रहा है वहाँ पे। तो लोग परेशान हैं, बेशक। छोड़ के जाना चाहते हैं। अब अपोज़िशन लीडर के अंदर ताकत नहीं है, जनता तो अपोज़िशन लीडर के साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन सामने तो जी, लीडर को आना पड़ेगा ना। अपोज़िशन में ताकत नहीं, जुडिशरी में ताकत नहीं, मीडिया में ताकत नहीं। अब वहाँ पे मीडिया हुँ, में कुछ और दिखाया जाता है और गवर्नमेंट की मीडिया है, वहाँ कुछ और दिखाया हुँ, जाता है, पब्लिक को कुछ और समझ में आता है, दिखता कुछ और है। ये तो सोशल मीडिया है जो थोड़ा बहुत परसेप्शन को बदल रहा है। नहीं तो हुँ, इन हुँ। ये तो मीडिया के बल पर पश्चिमी देश जो हैं, वेस्टर्न मीडिया ही इनको इतना बनाती है मजबूत और कुछ नहीं है। लोगों में परसेप्शन बदल देती है मीडिया। जी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मीडिया की वजह से ही सारे बवाल चारों तरफ हैं और मीडिया ही सबको सही बात भी बताता है, मीडिया से ही लोग कहीं न कहीं भ्रमित भी हो जाते हैं। और वाक़ई आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से थोड़ा-थोड़ा सा मामला सामने आता है, वरना हर चीज़ जो है पहले भी मीडिया हुआ करता था, लेकिन पहले की मीडिया और अब की मीडिया में बहुत फ़र्क आ गया है। बहरहाल मैं उस मौज़ू पे नहीं जाना चाह रहा था। बात अब मैं करूँगा अपने नाज़रीन की, मेरे साथ इस वक़्त काफ़ी तादाद में आपको लोग सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह मोहम्मद याह्या खान साहब कह रहे हैं, सब आपको सुन शुक्रिया अदा करूँगा कि आप कीमती वक़्त दे देते हैं और लोगों तक ये बात पहुँच जाती है और होना भी चाहिए थोड़ा-मोड़ा